माँ की कही बातें याद आ रही है। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी। हमें उनकी चिंता लगी रहती थी, पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, "हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर कैसे चैन से मर भी नहीं पाऊँगी?" मैं उन्हें समझाती, "माँ, तुम किस ज़माने की बात करती हो? अब वो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है? देश की तो बात छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ, कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो, हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चे के साथ आराम से रहोगी, बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा।" कुछ दिन तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई, घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालाँकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख-सुविधाएँ देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, "सुनो रेखा, मुझे घर ले चलो, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी है और देखो, मेरा संदूक भी वहीं है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी है। मेरी माँ का मोतियों वाला चुंदरी उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी-छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी, रखी है। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी-कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने के पहले तुझे दूँगी। मैं थोड़ा झिल्लाती हुई कहती, "माँ, अ, अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना? आज जब उन्हीं की उम्र के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही वे सारी बातें सार्थक लग रही है। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो कमरे का फर्श हाल ही में बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी-जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। मैं फिर से वही 20-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी-अभी डोली से उतरी हूँ। वो लाल साड़ी में लिपटी सुकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लगा पाया था। चाँदनी रात थी, चाँद पूरे शबाब पर और मैं कमरे में पलंग पर बैठी चाँदनी रात का मज़ा ले रही हूँ। कहा जाता है कि कभी-कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती है। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा जाती है। पुरानी यादें हम नए जोश उमंग से भर देती है। नब्ज़ तेज़ चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुज़र गया। मैं बीच-बीच में गाँव जाती हूँ। अब अब तो वह घर बँटवारे में देवर जी को मिल गया, पर मैं जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बहू-बेटी सोती है। मैं बरामदे में सोती हुई यही सोचती रहती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिलता जहाँ मैं पहले सोती थी। कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं उससे कमरे में, मैं बयान नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, देवर के साथ खेल खेलने, नंदों के साथ मस्ती करने तक की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। अब हमें भी एहसास हो रहा था कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। जब मैं घर से शहर रहने आई तो मायके से मिली पलंग भी साथ ले आई थी। बाद में नए-नए डिज़ाइन के फर्नीचर बनवाए, पर उन्हें हटा नहीं सकी और इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सबने अपने-अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे-छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियों सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीज़ों को देखती हूँ, तो पुराने ख़्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल ही की तो बात है। आज भी राहुल, रोहित और पूनम उतनी ही छोटी हैं और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। वो पुरानी चीज़ें
दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करते लगती है और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे माँ-बाबूजी, सास-ससुर जी, वो दोस्तों द्वारा मिले तोहफ़े भी, सोने-चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़िए, माँ की दी हुई काँच की प्लेट भी मैंने ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हुई है। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी, हालाँकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें भी सँभाल कर रखा हुआ है कि नानी की एकमात्र निशानी है, और इसलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कितनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित है, जिन्हें मैं में झाड़-पोंछ हर दीपावली में झाड़-पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। पूनम के पापा कहते हैं, अब तो इन चीज़ों को बाँट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसी ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय में माँ की कही बातों व उनकी भावनाएँ नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं, तो हमें अपना घर, जिसे मैंने अपनी आँखों के सामने एक-एक ईंट जोड़कर बनवाया है, छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर में ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने वर्षों से लगा रखा है, मन में बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी ही बेहतरीन यादें सुख-दुःख के क्षणों की साक्षी है, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गाँव में हुई, पति के जॉब के चलते इधर-उधर बहुत जगह इनके साथ रही। अब जब जब से बनारस में घर बनाया और रहने लगी, तो अब कहीं रहने का मन ही नहीं होता। जब मुझे इतना मोह व लगाव है, तो माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई, उस घर के एक कमरे की होकर रह गई। वे तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ़ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे घर भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी, ऐसे में उनका मन कैसे लगता? आज उन सारी बातों को सोचकर दुःख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कद्र न कर पाई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब